नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी को देनी है वह यह है कि समय और सुविधा की दृष्टि से हमने आगामी इस सीरीज़ के वीडियोस को 2 भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया है। अभी हमारा निर्णय भाषा के प्रश्न पत्रों पर लागू रहेगा। आगे विचार किया जाएगा कि इसे सीडीपी में या सोशल में या ईवीएस में भी फॉलो कराया जाए या नहीं। चूँकि समय सीमा वीडियोस की काफ़ी लंबी हो जा रही थी, तमाम सारे सुझाव इस संदर्भ में मिले, तो उन सभी पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो इस तरह से जो लैंग्वेज के कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन और दूसरे जो पेडागोजी से रिलेटेड या शिक्षण शास्त्र कह लीजिए से रिलेटेड हैं, इन दोनों को अलग कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत आज के इस वीडियो से हो रही है। तो इस तरह से ये 15 प्रश्न कंटेंट के और 15 जो प्रश्न हैं पेडागोजी के, वो अलग अलग प्लेलिस्ट में समायोजित किए जाएंगे और प्लेलिस्ट के अनुसार आप उनको अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो पहला वीडियो है वो सीटेट 2011 के पेपर 1 के संस्कृत भाषा प्रथम का प्रश्न पत्र है। इसमें हम पेडागोजी संस्कृत भाषा की पेडागोजी के 15 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिकं समीचीनं विकल्पं चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। अर्थात सर्वाधिक समीचीन विकल्प को चित्वा चुनकर निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, यानी प्रश्न पत्र के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 106 106। रूपा छात्राणां सहायार्थम वाचन पत्राणि प्रयोक्तुम इच्छति। अर्थात रूपा छात्रों की सहायार्थम सहायता के लिए वाचन पत्राणि अर्थात पढ़ने के जो पत्र हैं यानी रीडिंग कार्ड्स प्रयोक्तुम इच्छति प्रयोग करने की इच्छा रखती है। एतैहि छात्राः सहायं प्राप्स्यन्ति। एतैहि अर्थात इसके द्वारा छात्राः छात्र सहायं प्राप्स्यन्ति किस प्रकार की सहायता को प्राप्त करेंगे, ये आपका प्रश्न है। पहला विकल्प है हमारा क्रीडन प्रक्रियायां भागम स्वीकृत्य पारितोषिकान प्राप्तुम। अर्थात खेलने की प्रक्रिया में भागम स्वीकृत्य अर्थात भाग लेकर, पारितोषिकान अर्थात पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। विकल्पों को पढ़ने से पूर्व यह आवश्यक है यहाँ पर कि हम वाचन पत्रों को समझ लें। तो देखिए, रीडिंग कार्ड्स जो होते हैं, छोटे छोटे कार्ड बना दिए जाते हैं बच्चों की पढ़ने का कौशल विकसित करने के लिए, वाचन कौशल के विकास के लिए। उसमें ये भी कई प्रकार से आप बना सकते हैं। जैसे ये हो सकता है कि वो कार्ड का जो एक हिस्सा है उस पर कोई चित्र आप बना दें और कार्ड के पिछले हिस्से पर उस वस्तु का, या अगर कोई आप पक्षी बना रहे हैं, जानवर बना रहे हैं तो उसका नाम लिख दें। तो चित्र दिखाते हुए और फिर बच्चों से उसको बताने के लिए कहें कि ये किसका चित्र है, और फिर उसी कार्ड को जहाँ उसका नाम लिखा हुआ है, वर्तनी लिखी हुई है, उसको आप दिखाएं उनको। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि कार्ड के एक ही हिस्से पर आप ऊपर वस्तु का चित्र बना दें और उसके नीचे उसका नाम लिख दें। तो इनके ज़रिए हम पढ़ने के कौशल का विकास करते हैं। अब रूपा जो है इस तरह का प्रयोग करना चाहती है, तो प्रश्न ये है कि इससे छात्र जो है किस तरह की सहायता प्राप्त करेंगे। तो पहला विकल्प आपने जो देखा कि खेलने की प्रक्रिया में भाग लेकर के, भाग स्वीकार करके पारितोषिक प्राप्त करने के लिए, तो यह विकल्प आपका नहीं सही होगा। दूसरा देखते हैं, वैयक्तिक स्तरे काठिन्यम अवगम्य प्रत्यगर्थम
उपायान कर्तुम अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर काठिन्यम कठिनता को अवगम्य माने जान करके प्रगत्यर्थम प्रगति के उपायान कर्तुम उपाय करने के लिए। कहने का सीधा सरल मतलब इस विकल्प का है कि यदि रूपा इस तरह से कार्य करवाती है बच्चों से तो वैयक्तिक स्तर पर कठिनता का पता चलेगा और प्रगति के उपाय जो हैं इससे किए जा सकेंगे। तो हाँ, बात ठीक है। आगे का विकल्प देख लेते हैं। सुस्पष्ट सुपाठ्य लेखन द्वारा कथा लेखितुम अर्थात सुस्पष्ट और सुपाठ्य पढ़ने योग्य लेखन के द्वारा कथा के लेखन में सहायता मिलेगी। किससे? रीडिंग कार्ड्स के प्रयोग करने से। तो नहीं, ऐसा नहीं है। चौथा, व्याकरणे लिखित परीक्षायाम च उच्चांकान प्राप्तुम व्याकरण की लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए अर्थात यह सहायता उन्हें मिलेगी कि वह व्याकरण की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो नहीं, रीडिंग कार्ड्स के जरिए ये नहीं कहा जा सकता। तो चौथा विकल्प भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा इस तरह से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि वैयक्तिक स्तर पर कठिनता का पता चल जाता है हमें इससे और बच्चे की प्रगति के उपाय किए जा सकते हैं। यह सहायता वाचन पत्रों के जरिए बच्चों को मिलती है, या कह लें कि इस प्रकार की सहायता शिक्षक को भी मिल जाती है समझने में कि बच्चा किस स्तर पे है। आगे बढ़ते हैं। समाविष्ट कक्षाम इंक्लूसिव क्लासरूम समाविष्ट कक्षाम आश्रित्य निम्नलिखित युक्तिषु असमीचीना अस्ति। समावेशी कक्षा में निम्नलिखित युक्तियों में असमीचीन है। तो कौन सी असमीचीन है? इस उत्तर तक हमें, या कह लीजिए उस उत्तर तक हमें पहुंचना है। देखिए, समाविष्ट कक्षा की हम बात करें या समावेशी कक्षा की चर्चा आती है तो समावेशी कक्षा ऐसी है जिसमें विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चे, अब चाहे वो बुद्धि के स्तर पर आप ले लें तो औसत हों या अधिक बुद्धिजीवी हों अथवा विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, संस्कृतियों से आए हुए बच्चों का जहां समावेश होता है वही समावेशी कक्षा है। तो ये तो कक्षा की बात हो गई। इसी को अगर आप ब्रॉड एक बड़े स्तर पे शिक्षा के संदर्भ में सोचें कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो यही चीज़ वहाँ भी लागू हो जाएगी। तो ये कहते हैं कि समावेशी कक्षा में कौन सा एक है विकल्प जो असमीचीन है। तो आइए देखते हैं। पहला विकल्प, विभिन्न विषयाणाम संदर्भे अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधयः अर्थात विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित और संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियां की जाएं। तो जी हाँ, समावेशी की शिक्षा के संदर्भ में या कक्षा के संदर्भ में बात बिल्कुल सही है कि चूँकि अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 तरह के बच्चे हो सकते हैं, तो उनमें अलग अलग हमें वैकल्पिक विधियों का चयन करना पड़ता है। हो सकता है किसी विधि से कोई बच्चा न सीख पा रहा हो और दूसरी विधि आप लगा दें तो वो सीख जाए। इसी की बात यहाँ की जा रही। दूसरा, संगणक आधारित उपचारात्मक कार्येण, संगणक अर्थात कंप्यूटर आधारित उपचारात्मक कार्य से सह संप्रेषणात्मक प्रविधीनाम अतिरिक्त सहायम अर्थात कंप्यूटर आधारित उपचारात्मक कार्य के द्वारा संप्रेषण प्रविधि में अतिरिक्त सहायता मिलती है। तो ये नहीं सही है। तीसरा देख लेते हैं। सर्वे छात्राः सुयोग्याः भवेयुः, सभी छात्र सुयोग्य हों इत्यर्थम विविध संसाधनानाम उपयोगः, विविध संसाधनों का उपयोग होता है। तो हाँ, ये बात भी इंक्लूसिव क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से सही है। चौथा, छात्राः स्वगत्य अनुगुणम अधिगच्छेयुः, यानी छात्र
अपनी स्वगति अनुगुणम अर्थात अपनी गति के अनुसार अधिगच्छेयुः यानी अधिगम करने के योग्य हैं या उनको करना चाहिए। इत्यर्थम विभिन्न अनुदेशन मूल्यांकन प्रणाली नाम उपयोगः, इसलिए अपनी गति के अनुसार वो सीख सकें इसके लिए विभिन्न अनुदेशन और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग होना चाहिए। हाँ, समावेशी शिक्षा इस बात का पुरजोर समर्थन करती है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा, यही असमीचीन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108, प्रारंभिक स्तरे कुत्र बलम भवेत्, कहाँ हमें बल देना चाहिए। पहला, वाचन लेखनयोः यानी पढ़ने और लिखने पर। दूसरा, लेखन भाषणयोः लिखने और बोलने पर। तीसरा, श्रवण भाषणयोः सुनने और बोलने पर। अथवा चौथा, वाचन श्रवणयोः। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा तीसरा, सुनने और बोलने पर बल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि यही दो कौशल जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है उनमें आप ये नहीं कह सकते कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण। चारों अंतः संबंधित हैं। ठीक है, उसमें किसी की श्रेष्ठता हो और किसी की कम हो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूँकि प्रारंभिक स्तर पर हमें बल कहाँ देना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से बल इसी ओर रहता है कि बच्चे आपस में अधिकाधिक बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें। यही वजह है, बल की बात इसीलिए कर रहे हैं कि कन्वर्सेशन वहाँ पर हम ज़्यादा करें। आगे चल कर के फिर उसी अनुसार वाचन का और लेखन का जो कौशल है उसका विकास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109 क्या कह रहे हैं, पंचम्याः कक्षायाः छात्राणाम् अवबोधन क्षमतायाः विकासाय कः प्रविधिः न्यूनतया प्रभावशाली। अर्थात पंचमी कक्षायाः कक्षा के छात्रों के अवबोधन क्षमता के विकास के लिए कह प्रविधि, कौन सी विधि न्यूनतया प्रभावशाली है, सबसे कम प्रभावशाली। अब देखिए यहाँ एक पद आया है अवबोधन क्षमता, यानी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप यहाँ समझ लें तो प्रश्न को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अवबोधन क्षमता किसी स्थिति को या तथ्यों को पूरी तरह से समझने और उससे परिचित होने की क्षमता है, जो कि प्रायः सभी व्यक्तियों में अलग अलग रूप में पाई जाती है। और इसी क्षमता के आधार पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग या समझ का विकास आप करते हैं। तो कुल मिलाकर अंडरस्टैंडिंग या समझ के विकास के लिए अवबोधन क्षमता या कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी का होना नितांत आवश्यक है। किसी पर्टिकुलर वीडियो में आगे चल कर के हम समझ स्तर, ज्ञान स्तर, एप्लीकेशन लेवल इत्यादि पर विस्तार से जब चर्चा करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कि 5वीं कक्षा के अवबोधन क्षमता के विकास के लिए कौन सी विधि सबसे न्यूनतम प्रभावशाली है। पहला है, अध्यापकः गद्यांशम उच्चैः संपठ्य, अर्थात अध्यापक गद्यांश को उच्च स्वर में संपठ्य पढ़ करके विस्तृतम व्याख्यानम करोति, विस्तृत व्याख्यान करता है। अत्यंत कठिन पंक्ति नाम, अर्थात सर्वाधिक कठिन पंक्तियों का च मातृभाषया अनुवादयम करोति, जो कठिन पंक्तियां हैं उनका मातृभाषा में अनुवाद करता है। ठीक है, दूसरा विकल्प देखते हैं, अध्यापकः नवीन शब्द संरचना परिचर्च्य, अध्यापक नवीन शब्द संरचना पर परिचर्चा के द्वारा या करके
छात्रान मौन वाचनार्थम प्रेरयति, छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है। देखिए यही एक प्रश्न आप महत्वपूर्ण है, उस चीज़ को आप नोट करें कि अवबोधन क्षमता के विकास के लिए भाषा के संदर्भ में मौन वाचन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, अध्यापकः गद्यांशस्य शीर्षकं विलिख्य, अध्यापक गद्यांश का शीर्षक लिखकर परिचर्चाम च आयोज्य, और क्या करे, परिचर्चा को आयोजित करके छात्रान मौन वाचनार्थम प्रेरयति, छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है। हाँ, यह भी ठीक है। चौथा विकल्प, अध्यापकः छात्रान मौन वाचनार्थम अभिप्रेर्य तत्, अर्थात अध्यापक छात्रों को मौन वाचन के लिए प्रेरित करते हुए तथ्याधारित निर्णयात्मकान, तथ्यों पर आधारित निर्णयात्मक, माने दो तरह से कह रहे हैं कि तथ्यों पर आधारित और निर्णयात्मकान यानी निर्णयात्मक प्रश्नान माने प्रश्नों को पृच्छति माने पूछता है। तो देखिए न्यूनतम जो विकास होगा वो आपके पहले विकल्प से होगा। बाकी के जो तीनों विकल्प ये हैं, इनसे अवबोधन क्षमता का विकास होता है। तो पहला आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 110, एकः आंग्ल भाषाध्यापकः, अर्थात एक अंग्रेजी भाषा का अध्यापक प्रथम कक्षायाम, पहली कक्षा के छात्रान, छात्रों को जनैः यानी लोगों द्वारा और चमने और वस्तु भी, वस्तुओं के द्वारा संबद्ध शब्दानाम परिचयम कारयति, अर्थात ऐसे शब्द जो कुछ लोगों या वस्तुओं से संबंधित हैं, जिनमें जैसे आपका कारपेंटर हो सकता है, बढ़ई हो सकता है, तमाम व्यवसाय, लोग क्या क्या व्यवसाय करते हैं और उनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो उनके संदर्भ में और वस्तुओं के संदर्भ में बोध यहाँ पर करा रहा है। तो उस पर आधारित यह प्रश्न है। अब प्रश्न क्या करते हैं कि निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में शब्द शिक्षण सिद्धांत संदर्भे, यानी शब्द के शिक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में किम, कौन सा, परिस्थिति अनुगुणम असमीचीनम, यानी निम्नलिखित में से शब्दों से परिचय करवाने के संदर्भ में कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि असमीचीन है। आपको वहाँ तक पहुँचना है। आइए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प, छात्राः वर्तनीम आश्रित्य नवीन शब्दान शीघ्रम अधिगच्छन्ति, छात्र वर्तनी को आधार बना करके नवीन शब्दों को शीघ्र माने जल्दी, अधिगच्छन्ति सीख जाते हैं या अधिगम उसका कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक पद जो है वर्तनी आया हुआ है। वर्तनी से तात्पर्य होता है शब्दों के वर्ण और उनका जो क्रम है, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। अब जैसे वर्तनी शब्द को ही ले लें, व है, त है, न है, उस पर मात्राएं हैं, तो ये जो क्रम, ये वर्तनी कहलाता है। इसी प्रकार से तमाम सारे शब्द जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो पहला विकल्प ये कह रहा है कि वर्तनी को आधार बना करके या उसका आश्रय लेकर के नवीन शब्दों को शीघ्र ही सीख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थूल वस्तु के जरिए छात्र अधिक शीघ्र सीखता है, तेजी से सीखता है अपेक्षाकृत वर्तनी से सीखने के। वर्तनी पर आश्रित होकर के वह शीघ्र सीखे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे के विकल्प, दूसरा, छात्राः स्थूल वस्तु संबद्ध शब्दान सम्यक पठन्ति। देखिए वही बात आ गई स्थूल वस्तु की। छात्र स्थूल वस्तु से संबद्ध जो शब्द हैं उनको सम्यक पठन्ति, आसानी से या सरलता से, सहजता से पढ़ लेते हैं। ठीक, जैसे आपने पुस्तकों में भी छपे हुए देखा होगा कि छोटे बच्चों के लिए एक आम का चित्र छपा है, उसके नीचे आम दिया हुआ है। तो बच्चा स्थूल वस्तु यानी उस आम के चित्र को, चूँकि आम से उसका घरेलू परिचय हो चुका है, वह उसका उपभोग कर चुका है, उसकी संरचना को जानता है, तो वहाँ उसको पकड़ता है उस चित्र को, और फिर वहाँ से उस स्थूल चित्र के
जरिए वह वर्तनी तक की यात्रा, यानी आम कैसे लिखा जाता है, यहाँ तक की यात्रा वह करता है। तीसरा विकल्प, यथार्थ वस्तूनि दृष्ट्वा, यानी यथार्थ वस्तुओं को, मूर्त वस्तुओं को, जो दिख रही हैं ऐसी वस्तुओं को देख करके छात्र शब्दार्थान स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति, शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं या सीख जाते हैं, कह लीजिए, ये भी सही है। विभिन्न इंद्रियाणाम सहायेन अधिगमनम प्रभावात्मकम भवति, बिल्कुल, विभिन्न इंद्रियों के सहायेन, सहायता के द्वारा, अधिगमनम, यानी जो अधिगमन या सीखना है वो प्रभावात्मक भवति, प्रभावात्मक होता है, बिल्कुल फैक्ट बात है ये। तो ये जो पहला विकल्प है यही आपका इसमें असमीचीन होगा, बाकी के ये तीनों जो है वो समीचीन है। आइए आगे बढ़ते हैं। व्याकरणम कथम पाठनीयम, व्याकरण कैसे पाठनीयम माने पढ़ाया जाना चाहिए। पहला विकल्प है नियमैः, नियमों के द्वारा। दूसरा संदर्भगत अभ्यासेन, संदर्भगत अभ्यास के द्वारा। तीसरा स्पष्ट व्याख्यानेन, स्पष्ट व्याख्या के द्वारा। और चौथा लिखित कार्येण, लिखित कार्य के द्वारा। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में जो हमारी आज की मान्यता है वह है दूसरे विकल्प पर, यानी संदर्भगत अभ्यास के द्वारा है। इसे आप थोड़ा सा यहाँ समझ लें कि आज के कुछ वर्ष पूर्व व्याकरण जो है वो अलग रूप में, या उसकी कह लीजिए अलग पुस्तक ही होती थी ग्रामर की। तो व्याकरण जो है वो विषय से अलग हट करके पढ़ाया जाता था, जिसका कि प्रभावी जो उपयोग है वो हो नहीं पाया। इसलिए बाद में यह अवधारणा विकसित हुई कि यदि हम पाठ से ही, यानी किसी लेसन को पढ़ा रहे हैं, उसके अंत में ही या बीच में ही ग्रामर को जोड़ दें, वहाँ व्याकरण को समाहित कर दें, तो व्याकरण ये पाया गया कि और अच्छे से बच्चा सीखता है। तो यही है संदर्भगत व्याकरण। ठीक, अब चूंकि पाठ के अंत में जब व्याकरण प्रत्येक पाठ के अंत में आ जाता है तो वहाँ पर मान लीजिए विलोम, संधि, समास इत्यादि की थोड़ी थोड़ी चर्चा हो जाती है। तो व्याकरण कथम पाठनीयम, तो दूसरा विकल्प आपका सही है, संदर्भगत अभ्यासेन। बाकी के ऑप्शन नहीं होंगे, नियमों के द्वारा नहीं, स्पष्ट व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 112। एका अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्यार्थम, अर्थात एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन के कार्य के लिए छात्रेभ्यः, छात्रों को लघु कथा लेखन संबद्ध कार्यम प्रयच्छति, लघु कथा लेखन संबंधी कार्य देती है। ठीक, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन वो करना चाहती है, और करवा क्या रही है, कौन सा टास्क दे रही है, वर्क दे रही है, लघु कथा के लेखन का। ठीक, अस्य कार्यस्य मूल्यांकनार्थम किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम, इस कार्य के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कह रहे हैं कि कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ सर्वप्रथम हमें रचनात्मक मूल्यांकन को थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेना है, और तभी इस प्रश्न पर आपकी सहज दृष्टि बन पाएगी। तो रचनात्मक मूल्यांकन में हम किसी कार्य या कह लें योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन करते हैं, जिससे उसको और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। बिल्कुल संक्षेप में। बाकी तो ये रचनात्मक मूल्यांकन और इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट हम कहते हैं इंग्लिश में, इसी के साथ समेटिव असेसमेंट भी आता है। तो इन सब की चर्चा कहीं पृथक रूप में कभी की जाएगी। तो
उपयोगिता और गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो लघु कथा का जो लेखन है, देखिए कथा शब्द यहाँ कहानी यानी कथा वस्तु आया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसी कथा से आप प्रभावित होते हैं, किस तरह से। जब हम विकल्पों पर अभी आएंगे तो आपको स्वयं लगने लगेगा कि कहाँ आप प्रभावित हो रहे हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि को रखते हुए आपको लघु कथा के लेखन का मूल्यांकन करना होगा, मेरे कहने का तात्पर्य है। तभी आप इस प्रश्न के सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। और उसमें भी आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोजना है। तो आइए खोजते हैं हम। पहला विकल्प है सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख चित्राणि च, अर्थात उस कथा के लेखन में स्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख और चित्र होने चाहिए। दूसरा, मौलिकी रचनात्मिका कथा सामग्री, माने ऐसी कथा सामग्री हो जो मौलिक हो और रचनात्मक हो। और क्या कह रहे हैं कि रुचिकराणि चरित्राणि, रुचिकर चरित्र होने चाहिए। और एक अन्य विशेषता क्या होनी चाहिए, व्याकरण निष्ठ भाषा च, व्याकरण निष्ठ भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगला विकल्प भी देख लेते हैं। सुंदरम शीर्षकम समृद्ध शब्दावली शुद्ध भाषा प्रयोग च, यानी सुंदर शीर्षक, समृद्ध शब्दावली और शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। चलिए ठीक है। चौथा विकल्प सचित्रम प्रभावयुक्तम प्रस्तुतिकरणम, अर्थात चित्र सहित प्रभावयुक्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। तब देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि को एज ए टीचर आपको रखते हुए जब आप लघु कथा लेखन का मूल्यांकन करने लगेंगे तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बिंदु होगा वो होगा आपका चौथा, न कि ऊपर के तीनों। क्यों नहीं? क्योंकि देखिए, ये पहला विकल्प आपका सतही सा है। आप किसी कथा लेखन का जब मूल्यांकन करने लगिएगा रचनात्मक दृष्टि से, तो आप उसके अक्षरों के सुंदर लेख पर आप गौर करेंगे, यही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नहीं है। लेख कथा जो है वो हस्तलेख से उतना ज़्यादा रिलेट नहीं करती है जितना कि वह प्रभावशाली कितनी है। ठीक, कैसे अक्षरों में लिखी गई है ये रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं होता। तो पहला विकल्प आपका खारिज हो जाएगा। दूसरा, मौलिकी रचनात्मिका कथा सामग्री कहा इन्होंने, चलिए हमने बात मान ली। रुचिकर चरित्र भी कहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि व्याकरण निष्ठ भाषा होनी चाहिए। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, चाहे वो लघु कथा का स्तर आप लें या जिस स्तर का पेपर आप हल कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 के लिए, उस स्तर को ध्यान में आप रखें तो दोनों दृष्टियों से व्याकरण निष्ठ भाषा जो है ये यहाँ पर कथा लेखन के संदर्भ में लागू नहीं होगी रचनात्मक मूल्यांकन की दृष्टि से। तो ये ऑप्शन भी आपका गया दूसरा। और तीसरा, सुंदर शीर्षक, समृद्ध शब्दावली और शुद्ध भाषा का प्रयोग। देखिए, शुद्ध भाषा और व्याकरण निष्ठ भाषा दोनों लगभग समानार्थी बातें यहाँ इन्होंने लिख दी। तो जो ऊपर का ऑप्शन आपका गया तो नीचे का भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको एक व्यवहारिक दृष्टि से समझें इस प्रश्न के उत्तर को। कोई भी ऐसी फिल्म जिसकी कथा वस्तु प्रभावी होती है वो आपको स्वतः ही प्रभावित कर देती है और आप वाह वाह करने लगते हैं। ठीक है, लचीली या जिसमें रिक्ति हो, गैप हो जाए, कथा धीमी पड़ जाए, वो प्रभावी नहीं हो पाती। ठीक, तो यही बात लेखन के संदर्भ में भी आती है कि आपको एज ए टीचर उस बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन इस तरह से करना चाहिए कि उसने किस तरह से प्रस्तुतिकरण उस कथा का किया है और कितना प्रभावयुक्त वह है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखितम वाक्यद्वयम पठत। निम्नलिखित वाक्य द्वयम अर्थात दोनों वाक्यों को पठत माने पढ़िए। पहला क्या है, अध्यापिका बालकम पृच्छति। अध्यापिका जो है बालक को प्रश्न कर रही, पूछ रही है। और दूसरे में उसको उल्टा कर दिया इन्होंने, बालकः अध्यापिकाम पृच्छति कर दिया। तो अब प्रश्न क्या कर रहे हैं कि किम स्पष्टीकर्तुम इदम समीचीनम उदाहरणम, अर्थात क्या
स्पष्ट करने के लिए इदम मने यह समीचीनम समीचीन उदाहरण है। आइए विकल्प देखते हैं। पहला, उभयोः वाक्योः कोऽपि भेदः नास्ति यतोहि उभयोः वाक्योः समानाः शब्दाः। यानी उभयोः दोनों वाक्यों में कोऽपि माने कोई भेदः नास्ति भेद नहीं है, यतोहि क्योंकि उभयोः दोनों वाक्योः यानी वाक्यों में समान शब्द हैं इसलिए, तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि यदि मतलब समान शब्द हैं तो इसलिए कोई अंतर नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। आगे, यदि विभक्ति परिवर्तनम भवति वाक्यस्य अर्थः अपि परिवर्तते। यदि विभक्ति परिवर्तन हो जाता है, होने पर या होता है, भवति होता है, वाक्यस्य अर्थः अपि परिवर्तते, वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो बिल्कुल देखिए, अध्यापिका बालकम प्रक्षति, अध्यापिका एक वचन में, बालक द्विवचन चूंकि कर्म है, और प्रक्षति ठीक पूछती है, प्रश्न करती है। तो यहाँ पर और दूसरे वाक्य में बालक जो है वह कर्ता हो गया और प्रथमा विभक्ति में हो गया। तो ये जब हम थोड़ा सा इस प्रश्न को समझने के लिए विभक्तियों का थोड़ा ज्ञान आपको आवश्यक है कि किसमें प्रथमा है, किसमें द्वितीय है, ये तभी इसका बोध आपको अच्छे से हो पाएगा। यहाँ आप समझ लें इतना ही कि यह जब विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है तो वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तीसरा कह रहे हैं वाक्य द्वयम माने दोनों वाक्यों में कर्मवाच्य स्वरूपम स्पष्टीकरोति, कर्मवाच्य का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। तो इन दोनों वाक्यों में जो है वो कर्मवाच्य का स्वरूप जो है वो उसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि ये दोनों ही कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। कर्ता चाहे पहले वाक्य में अध्यापिका हो चाहे दूसरे वाक्य में बालक हो, दोनों ही प्रथमा विभक्ति में हैं, दोनों कर्ता। चौथा, वाक्यद्वयम संज्ञा क्रिया संबंधम प्रतिपादयति, दोनों वाक्य संज्ञा क्रिया संबंध का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा भी नहीं। ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विभक्ति परिवर्तन होने के साथ ही वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो कह रहे हैं कि अध्यापिका बालकम, अध्यापिका वहाँ बालक से पूछ रही है और दूसरे में बालक अध्यापिका को पूछ रहा है, तो अर्थ बदल गया। आगे बढ़ते हैं। अधः प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोक गायन महत्व संबद्धानि कानिचित वाक्यानि लिखितानि, अर्थात अधः माने नीचे, प्रारंभिक स्तर पर गीत श्लोक गायन महत्व से संबंधित कानिचित वाक्यानि कुछ वाक्य लिखितानि लिखे गए। किम कथनम असमीचीनम, कौन सा कथन जो है वो असमीचीन है। पहला, छात्राः लक्ष्य भाषा संबद्ध ध्वनिभिः परिचिताः भवेयुः, छात्र लक्ष्य भाषा संबद्ध ध्वनि से परिचित होने चाहिए। तो हाँ, ठीक बात है। जब कोई लक्ष्य भाषा का मतलब कोई मातृभाषा से इतर भाषा अगर आप सीख रहे हैं तो वो लक्ष्य भाषा कहलाती है आपके लिए। जैसे आप हिंदी जानते हैं और आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश लक्ष्य भाषा हो गई आपके लिए। तो जब आप इंग्लिश के में जो है रेम्स वगैरह गाते रहते हैं तो इनके कहने का पहले विकल्प का तात्पर्य यह है कि आप उस भाषा की ध्वनि से परिचित होते रहते हैं, तो ठीक है। दूसरा, छात्राः ध्वनि सौंदर्येण अनुतानेन च प्रमुदिताः भवेयुः, छात्र ध्वनि सौंदर्य और उसके अनुतान यानी उतार चढ़ाव से प्रमुदित होने चाहिए। जब प्रमुदित होंगे तो स्वतः उनकी रुचि लक्ष्य भाषा में, जिस भाषा को सीखने जा रहे हैं उसमें हो जाएगी। तीसरा, छात्राः नवीन शब्दान सानंदम पठेयुः, नवीन शब्दों को आनंद लेकर के पढ़ें वो, तो हाँ ये भी ठीक है। चौथा, छात्राणाम अनुकरणात्मक कौशलम विकसितम भवेत्, छात्रों में अनुकरणात्मक कौशल का विकास होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। अनुकरणात्मक माने नकल, कॉपी करना, ठीक। तो यही आपका असमीचीन है, चौथा विकल्प। आइए आगे बढ़ते हैं। तृतीय कक्षायाः एका छात्रा कथयति, तीसरी कक्षा की एक छात्रा जो है कथयति कह रही है कि सह कथति,
तो इदम किम प्रदर्शयति, यह क्या प्रदर्शित करता है, छात्रा का ऐसा कहना। तो बालिका समुचित, पहला ऑप्शन है बालिका समुचित रूपेण व्याकरणम न पठितवती, बालिका ने समुचित रूप से व्याकरण नहीं पढ़ा है। अतः तस्याः विशिष्ट पाठनम भवेत्, अतः उसका विशिष्ट पाठन होना चाहिए। दूसरा विकल्प है कि भावी काले शुद्ध वाक्यानि प्रयोक्तुम तया शुद्ध वाक्यम स्मर्तव्यम, अर्थात भावी काले माने भविष्य काल के जो शुद्ध वाक्य हैं उनको प्रयोग करने के लिए उसको स्मरण कराना चाहिए। तीसरा, छात्रा पठित लट लकारे से रूपाणाम प्रयोगे समर्थाः अस्ति, तीसरे में कह रहे हैं कि छात्रा जो है वो जो पठित माने पढ़े हुए जो लट लकार है उसके रूप के प्रयोग में तो समर्थ है। आगे, सा धातु स्वरूपम विस्मृत्य, वह धातु के स्वरूप को विस्मृत्य माने भूल करके पठित सिद्धांता नाम, पढ़े हुए सिद्धांत का अति सामान्यीकरणम करोति, अति सामान्यीकरण कर रही है। हाँ, और यही इसका राइट आंसर भी होगा। चौथा तो देख लेते हैं एक बार, छात्रा सावधानम कार्यम न करोति, सावधानी से उसने कार्य नहीं किया है। अतः दंडनीय, दंडनीय है तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये देखिए ये क्यों और कैसे होगा, और अति सामान्यीकरण क्या है। जब किसी सीखे हुए नियम को आप किसी दूसरे नियम में ले जा कर के प्रयोग कर दें जहाँ कि वह लागू न होता हो, तो वही अति सामान्य नियम का अति सामान्यीकरण कहलाता है। यहाँ इस प्रश्न से ही आप इसको समझ लें कि लट लकार में जैसे पठ धातु है, पठ धातु है, लट लकार में पठति पठतः पठन्ति बनता है। ठीक, तो ये उस छात्रा को पूरी तरह से इसका बोध है, जानती है वो कि पठति पठतः पठन्ति। अब देखिए जो इसने यहाँ पर प्रयोग किया ये कथ धातु है, इसका रूप जब उसी लट लकार में चलेगा यानी वर्तमान काल में, तो वह रूप बनता है कथयति, कथयतः द्विवचन में और कथयन्ति बहुवचन में। तो क्या किया उसने, पठति के आधार पर कथयति को कथति बना दिया। यही है अति सामान्यीकरण करना। ठीक है, उसने पठति के आधार पर जो होना कथयति चाहिए था लेकिन उसको कथति लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। एकः प्रज्ञाचक्षुः बालकः नवीन विद्यालये चतुर्थ कक्षां प्रविशति, एक प्रज्ञाचक्षु माने जो बुद्धिमान बालक है वो एक किसी नवीन विद्यालय, नए विद्यालय में चौथी कक्षा में प्रवेश करता है। अध्यापकाः मिश्रित प्रतिक्रियाः प्रदर्शयन्ति, वहाँ के जो अध्यापक हैं वो मिश्रित यानी मिलीजुली प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं वो नीचे के विकल्पों में भी आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखितेषु किम कथनम समाविष्ट कक्षाम प्रदर्शयति, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ इशारा करता है, उसमें से किस अध्यापक ने ऐसा कहा है, ये आपको चयन करना है। पहला है आह, माने खेद प्रकट हो रहा है। अहम तम कथम पाठयिष्यामि, मैं इसे कैसे पढ़ा पाऊंगा। यह पठितुम अपि असमर्थ, यह तो पढ़ने में भी असमर्थ है, पहला अध्यापक कह रहा है। दूसरा, अहम चिंतयामि कक्षायाः, यानी मैं चिंतन करता हूँ कि कक्षायाः, कक्षा के अन्य छात्रा, जो अन्य छात्र हैं, तम न स्वीकुर्युः, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। केचन च उद्दंडाः छात्रा, और कुछ उद्दंड जो छात्र हैं, तम पीडयेयुः, उसे पीड़ित करेंगे। अतः चिंतितः, इसलिए मैं चिंतित हूँ। तीसरा अध्यापक कह रहा है शोभनम, सुंदर है। अनेन छात्राः, यानी यह जो छात्र है, छात्राः परस्परम मिलित्वा, छात्रों से परस्पर मिल करके, पठितुम माने पढ़ने के लिए, पुनश्च परस्परम सहायम कर्तुम, और परस्पर सहायता करने के लिए, अवसरान प्राप्सन्ति, इसको अवसर जो है वह प्राप्त होंगे। ये है समावेशी शिक्षा का उदाहरण। ठीक, जो तीसरा विकल्प है वह सही है,
यानी वह अध्यापक जो ये कह रहा है कि बहुत सुंदर, कोई बात नहीं बच्चा, बेटा तुम आ गए हो तो इससे तुम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चों के साथ मिलजुल करके एक दूसरे की सहायता करते हुए पढ़ो। और चौथा, एतादृशाः छात्राः विशिष्ट विद्यालयान् गत्वा पठेयुः। ठीक है, ये तो आपने पल्ला झाड़ लिया केवल अपनी जिम्मेदारी से। यत्र तेषाम् अध्ययनम सम्यक भविष्यति, ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन कोई बात नहीं करती। तो आपका जो राइट आंसर हो गया इस तरह से, इसका वो हो गया तीसरा। आगे चलते हैं। सरिता भाषा कक्षायाम बृहत् पुस्तकानाम, यानी बिग बुक्स, सरिता नाम की एक कोई शिक्षिका है, भाषा की कक्षा में बृहत् पुस्तक यानी बिग बुक का प्रयोग करती है। बृहत् पुस्तकानि इति संकल्पनायाः अभिप्रायः अस्ति। बृहत् पुस्तक, ये जो संकल्पना या कॉन्सेप्ट है, इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या होता है बिग बुक का। पहला, गृहेषु पठनाय, घर पर पढ़ने के लिए, बृहद आकार युक्तानि पुस्तकानि, बृहद आकार की पुस्तकें। तो नहीं, आगे भी देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। अधिकाधिक की घर पर ही पढ़ी जाए, विद्यालय में भी हो सकती है ना। अधिकाधिक सूचना युक्त बृहद स्थूल पुस्तकानि, ठीक है। तो अधिकाधिक सूचना युक्त, थोड़ा सा इस पर संशय है अभी इस विकल्प के सही होने में। तीसरा, मिलित्वा वाचनार्थम, माने मिल करके, वाचनार्थम माने पढ़ने के लिए, सचित्र पाठ्य वस्तु होती है ये, और इससे सचित्र पाठ्य वस्तु से युक्त बृहद पुस्तक होती है। हाँ, तो ये बात ठीक है। चौथा क्या कह रहे हैं, विभिन्न आयु वर्गीय उच्च स्तरीय छात्र, नहीं भाई, उच्च स्तरीय छात्रों के लिए नहीं होती। तो ये आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यानी बिग बुक जो होती है, देखिए ये काफ़ी एक आकर्षक सचित्र पुस्तिका होती है। फॉन्ट भी इसके थोड़े से बड़े बनाए जाते हैं, चित्र भी आकार में बड़े होते हैं। तो ये यही वजह है कि इसको बिग बुक कहा जाता है संरचना की दृष्टि से। और इसको बिग बुक का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, ये भी एक अच्छी बात है, समझ लीजिए। क्योंकि एक ही पुस्तक मतलब रख करके आप समूह में, अगर बच्चे चाहें 4-5 के समूह में, तो एक ही पुस्तक से वो अपने पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। और वही बात यहाँ पर कही भी जा रही है कि मिल करके वाचन करें, पाठन करें, रीडिंग करें। चलिए आगे। 118, प्रत्येकम शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैल्या पठति। ठीक बात है, प्रत्येक शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैली से पढ़ता है। केचन पाठ्यपुस्तकम पठित्वा अवगच्छन्ति, कुछ उसमें से पाठ्यपुस्तक को पढ़ करके अवगच्छन्ति माने समझ लेते हैं उसको। केचन कुछ अध्यापकम सावधानम शृण्वन्ति, अध्यापक को सावधान होकर के सुनते हैं। अन्य च, जो अन्य हैं, और अन्य जो हैं वो गतिविधिषु संलग्नाः भूत्वा, गतिविधियों में संलग्न हो करके अनुभवैः शिक्षा प्राप्नुवन्ति, अनुभव द्वारा शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग देखिए तरीके अपना रहे हैं सभी छात्र। तो अब इनका प्रश्न ये है कि इदम अधिकृत्य अध्यापकेन किम कर्तव्यम, इसको अधिकृत करके अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला, प्रत्येकम पाठस्य संपूर्ण पाठनम, प्रत्येक पाठ का जो है संपूर्ण पाठन, और पाठित पाठा नाम च, और जो पढ़ा दिया गया है पाठ उसकी सम्यक पुनरावृत्ति, मतलब भली भांति पुनरावृत्ति हो। ठीक है। दूसरा देखते हैं, उपयुक्त निष्पत्त्यर्थम निरंतरम छात्र परीक्षणम। भैया निरंतरम छात्र परीक्षणम ये ना तो जायज़ है और ना ही शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से, और ना ही ये सीटेट में कभी सही होगा। ठीक, निरंतर छात्र का परीक्षण। तीसरा, वैयक्तिक क्षमता विकासाय, व्यक्तिगत क्षमता के विकास के लिए छात्र कला नृत्य संगीत गतिविधिषु, कला नृत्य और संगीत की गतिविधियों में प्रतिभाग करें। उनके प्रतिभागित्व माने प्रतिभाग को स्वीकार करके, इत्यर्थम परामर्श दानम, माने कुल मिला के कहने का मतलब इस ऑप्शन में ये है कि शिक्षक उन्हें कला नृत्य संगीत इत्यादि गतिविधियों में प्रतिभाग स्वीकार करने के लिए परामर्श दे। क्यों? उनके व्यक्तिगत विकास के लिए। तो भैया ऐसा कोई परामर्श नहीं देना है आपको करवानी है ये एक्टिविटीज़। ठीक, परामर्श दे करके तो आप पल्ला झाड़ देंगे, अपना पल्ला आप झाड़ दिए।
वो वाली बात हो गई। चौथे में छात्राणाम वैविध्यम अधिकृत्य, छात्रों के की विविधता को स्वीकार करके विभिन्न शिक्षण विधियों और विभिन्न पद्धतियों द्वारा शिक्षण। हाँ, ये सबसे अच्छा और इसका राइट आंसर है ये चौथा आपका, ये सही हो गया, बाकी के गलत है। आइए आगे बढ़ते हैं तेजी से। बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियमानुसारम शिक्षा स्वरूपम कीदृक् भवेत्, यानी बालकों के जो निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2009 का, उसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप जो है कीदृक् भवेत्, किस प्रकार होना चाहिए, ये कहा गया। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है, ऑप्शन पे जाने से पहले एक चीज़ यहाँ आपको बताना ज़रूरी है। देखिए, ये अधिनियम जो है 2009 का है, ये स्पष्ट ही है। ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, ये चीज़ आप जानते रहिएगा। भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। हाँ, प्रदेशों में जो भिन्न भिन्न टीटीज़ दे रहे होंगे वहाँ देख लेंगे, क्योंकि कुछ गतिरोधों के चलते कुछ इसके समय में जो है विभिन्न स्टेट या राज्यों में अलग स्थिति है, तो वो तिथि वो देख लेंगे अपने हिसाब से। हाँ, तो कह रहे हैं कि किस प्रकार होनी चाहिए। पहला, प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विषयाणाम शिक्षणम एव आवश्यकम, प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विषयों का शिक्षण ही आवश्यक है। तो नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं करता। आरटी 2009 इस नाम से जाना जाता है इसको, राइट टू एजुकेशन। दूसरा विकल्प क्या है, मासिक परीक्षण द्वारा शिक्षा स्तर वर्धनम, मासिक परीक्षा के द्वारा शिक्षा का स्तर आप वर्धन करेंगे। नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट अब नहीं है मासिक परीक्षा के अनुसार शिक्षा स्तर वर्धन। छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षणम, छात्र के अनुकूल गतिविधि अनुसंधान और प्रदर्शन द्वारा शिक्षणम। हाँ, जो छात्रानुकूल हो वैसी गतिविधियाँ, वैसे अनुसंधान और वैसे प्रदर्शन द्वारा शिक्षण आपको करना चाहिए, यही कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चौथा क्या है, विद्यालय कालानंतरम अभिभावकैः, नहीं वैसे खारिज हो गया। विद्यालय समय सीमा के बाद, विद्यालय कालानंतरम अभिभावकैः, अभिभावकों द्वारा अतिरिक्त शिक्षण दिया जाए, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट इस एक्ट में नहीं है। आगे चलते हैं। 120, कक्षा परियोजना अंतर्गते, कक्षा की प्लानिंग करते समय, योजना बनाते समय एक अध्यापिका छात्रों द्वारा पाचन कलायाः सामान्यं प्रशिक्षणं दातुम् इच्छति, छात्रों को जो है वो पाचन के लिए क्रिया यानी पाक कला का प्रशिक्षण देना चाहती। तो एकस्य छात्रस्य अभिभावकः, एक छात्र का जो अभिभावक है, इदम अस्वीकृत्य, इसको अस्वीकार करके कहता है कि यत तेषां परिवारे, कि उसके परिवार में पुरुषाः पाचन क्रिया न कुर्वन्ति, पुरुष जो है वो पाचन क्रिया यानी पाक क्रिया जो है भोजन बनाने का कार्य वो न कुर्वन्ति, नहीं करते। अध्यापिकया किम कर्तव्यम, अब ऐसी स्थिति में उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला, विरोधम उपेक्ष, विरोध की उपेक्षा करनी चाहिए। और बालकम कथयति, बालक को कहना चाहिए यत कि सा माने वह, अपने लिए कह रही है कि सा माने वह, तस्य अभिभावक विषय किम चिंतयति, वह उनके अभिभावक के बारे में क्या सोचती है, ये बच्चे को बता दे। तो ये बहुत अच्छा आंसर नहीं है इसका। दूसरा देखते हैं, विद्यालय प्रमुखम सर्वम उक्त्वा, विद्यालय प्रमुख से सर्वम माने सब कुछ, उक्त्वा माने कह के, अभिभावकम प्रति विरोध पत्रम प्रेषयितुम कथयति। विद्यालय प्रमुख यानी आप प्रधानाचार्य से प्रिंसिपल से अपने जो है वो सब कुछ बता दे और अभिभावक के प्रति अपना विरोध पत्र जो है वो कहे कि आप भेजिए उनको।
तो ये ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, अभिभावकेन सह चर्चां कृत्वा, अभिभावक के साथ चर्चा करके स्पष्टीकर्तुं, स्पष्ट करने के लिए इच्छति, माने इच्छा करती है, यत् लिंग संबद्ध पूर्वाग्रह अनुपयुक्तः, लिंग के संबंध में जो आपका पूर्वाग्रह है वो उचित नहीं है ना, इस प्रकार का स्पष्टीकरण की इच्छा रखती है और अभिभावक के साथ वह चर्चा करना चाहती है। तो ये आपका राइट आंसर है। अभिभावकस्य भावानाम आदृत्य, ये तो होगा नहीं। अभिभावक के भाव का आदर करते हुए बालकम कक्षा प्रयोजना दूरी कर दे, मतलब चौथा विकल्प ये कह रहा है कि अभिभावक की भावना का अध्यापिका आदर करते हुए उस बच्चे को जो उसने प्रयोजना बनाई है उससे वो दूर कर दे। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये नया जो प्रयोग है वो पसंद आएगा। तो इसी के साथ बस आज इतना ही। एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में आप सभी को हार्दिक शुभकामना।